हाय गाइस, कैसे हैं आप? कल का क्लास हमारा कैसा लगा? आशा करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसे कि कल हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था और 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों पर हम चर्चा कर रहे थे। और 1857 के जो प्रमुख कारण थे उसमें मुख्य रूप से हमने 5 कारणों को यहाँ पे पॉइंट आउट किया था और उसी पॉइंट को हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि जो 5 हमने बिंदु लिया था 1857 की क्रांति का, जिसमें पहला हमने बिंदु लिया था आर्थिक कारण, दूसरा हमने लिया था राजनीतिक कारण और तीसरा हमने लिया था सामाजिक कारण, चौथा हमने लिया था धार्मिक कारण और पांचवा हमने लिया था सैन्य कारण। आइए हम इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं आज। पहले तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग जो श्यामपट्ट पे लिखी हुई बिंदुएं हैं इसको नोट कर लें। ये सारे पॉइंट आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। इसको मैं अपने तर्क शक्ति से और बुद्धि से इसको नोटेट किया हुआ हूं ताकि इसमें हम अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। तो लेट न करते हुए हम चर्चा करेंगे 1857 की प्रमुख कारणों की, जिसमें पहला कारण है आर्थिक कारण। कल भी हमने आपसे बताया था कि पॉइंट से कोई मतलब नहीं, कोई पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा पांचवा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आर्थिक कारणों की बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बिंदुओं को हमने लिया हुआ है, छोटे छोटे बिंदु लिए हुए हैं ताकि छोटे छोटे पॉइंट लिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। देखिए इसमें जो आर्थिक कारण थे प्रमुख रूप से जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो हमारे यहाँ के भारतीय लोग थे उसकी अर्थव्यवस्था पर भी कह सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति अर्थात हम कह सकते हैं कि उसके धन पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता था। और जब किसी व्यक्ति के धन पर प्रभाव पड़ेगा तो उसका आर्थिक सामाजिक हर तरीके से हम कह सकते हैं कि उसका जो है नुकसान होगा। तो सबसे पहला बात इसमें कच्चे माल। जैसे कि आपको पता है कि कभी हम भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे। तो सोने की चिड़िया क्यों कहा करते थे? इसके पीछे तर्क यही है कि हमारे भारत देश में अनेकों प्रकार की जो प्राकृतिक संपदा थी वो प्रचुर मात्रा में थी। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल हमारे कच्चे माल थे, जो अंग्रेज शासक होते थे, कंपनी के जो शासक होते थे, वो अपने देश अर्थात कह सकते हैं कि हम वो इंग्लैंड ले जाते थे और उसको मशीनों के द्वारा बनाकर, यानी हम कह सकते हैं कि पक्का करके हमारे देश में लेके आते थे और उसको ऊंचे ऊंचे मूल्य पर बेचते थे, जिसको अनेक उनको उससे लाभ होता था। अब इसका दुष्प्रभाव क्या होता था? हमारे लोगों को दिक्कत कहां पे आती थी भारतीय लोगों को कि हमारे यहाँ जो वस्तुएं बनती थी वो देसी तरीके से बनती थी और उसमें खर्च ज्यादा होता था और जो मशीनरी वस्तुएं होती थी वो हमारे मार्केट में लोगों द्वारा पसंद की जाती थी। उनकी वस्तुएं जल्दी बिकती थी और जल्दी बिकने के कारण उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता था और भारतीय जो उद्योग थे उनसे जो वस्तुएं बनती थी उस पर ज्यादा नुकसान होता। तो यथार्थ कर सकते हैं कि हमारे देश की जो देसी वस्तुएं होती थी वो ज्यादा बिक नहीं पाती थी। इससे भारतीय लोगों में रोष हुआ। दूसरा कारण है कि ऊंची दरों पर कर। अंग्रेज जो शासक होते थे वो हमारे यहाँ की जो वस्तुएं बनाई जाती थी उस पर ज्यादा कर लगा देते थे और ज्यादा कर लगा देने की वजह से उसका मूल्य क्या होता था? दूना हो जाता था। दूना हो जाने की वजह से वो वस्तुएं महंगा पड़ती थी, अर्थात हमारे लोग उसको खरीदते नहीं थे और वो वस्तुएं बिकती नहीं थी। इस तरह से हमारे यहाँ के जो लोग थे, जो कारीगर थे, जो बनाने वाली कंपनियां, छोटे मोटे कुटीर उद्योग थे, उनका बड़ा नुकसान होता था और वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। तीसरा जो आर्थिक कारण था कि भारतीय शिल्पकार, जो हमारे भारतीय शिल्पकार थे, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो, चाहे वो रेशम उद्योग हो, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग हो, इन सारी वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाने की वजह से इनकी वस्तुएं जब ज्यादा मूल्य में बिकती थी तो जो भारतीय लोग थे उसको खरीदते नहीं थे और जब वो बिकता ही नहीं था तो उनके जो उद्योग थे वो क्या होते थे? बंद हो जाते थे और बंद होने के कारण वो सड़क पे आ जाते थे और इस तरह से वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इसी से जुड़ता हुआ सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि क्रमिक रूप से सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं भारतीय कुटीर उद्योग की। आपने देखा कि कच्चे माल, ऊंची दर, भारतीय कुटीर उद्योग जो था, जो छोटी छोटी वस्तुओं को बनाते थे, अर्थात कुटीर उद्योग आप अर्थशास्त्र जब हमारे द्वारा पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक ही परिवार के लोग छोटे से उद्योग में लगे रहते थे और उनका उद्योग चूंकि रॉ मटेरियल वो अपने देश में ले आते और किसी न किसी रूप में अंग्रेजी शासक जो है हमारे कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर देते थे। जब वो इसको कुटीर उद्योग को तहस नहस कर दिए तो एक परिवार जो किसी भी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, वो उसका कुटीर उद्योग जब बंद हो गया तो गरीबी के कगार पे आ गया और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। आगे हम बात करते हैं अकाल में गरीबी की। इस तरीके से हमारे देश में जब इस दौर से होकर जो हमारे भारतीय लोग थे जब वो गुजरे तो अकाल और गरीबी उनके बीच में आ गया। एक तरफ से ऊंचे करों के कारण जो किसान थे उनको टैक्स देना ही पड़ता था, कर देना ही पड़ता था, लगान देना ही पड़ता था, और दूसरी तरफ वो गरीबी से जूझ रहे थे तो उनके ऊपर जो दोहरी मार पड़ रही थी, उस दोहरी मार के कारण वो जो किसान थे, वो जो गरीब लोग थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चालू कर दिए। तो इस तरह से आर्थिक कारणों में आप देखेंगे कि अगला पॉइंट सैनिक, जो हमारे यहाँ सैनिक थे, जैसे कि कल भी हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा इस पर चर्चा किया था कि जब विलय नीति के तहत डलहौजी यहाँ पे अनेक राज्यों को जब अपने राज्य में मिला लेता तो वहाँ के जो हमारे भारतीय सैनिक होते थे वो बेरोजगार हो जाते थे और बेरोजगार होने के कारण वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। आगे कह रहा है कि शिक्षित भारतीय, आपको भली भांति पता है कि भारत में जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे उनको शिक्षा के अनुरूप कह सकते हैं कि नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि भारत में ऐसी व्यवस्था कर दिए थे अंग्रेजों ने कि आप कितना हो डिग्री होल्डर हो, कितना हो योग्यता लिए हुए हैं, आप तो ऊंचे पदों पे जा नहीं सकते हैं। इसके लिए जब आप ऊंचे पद पे नहीं जा सकते हैं तो किसी न किसी रूप में आपको उसके प्रति द्वेष होगा, उसके प्रति आपके अंदर विरोध होगा, और भारतीय लोगों में भी वही विरोध निकल के सामने आया कि मैं योग्यता रखा हुआ डीएम क्या और काम कर रहा हूँ बाबू का। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं विरोध का स्वर 1857 की क्रांति को जोड़ दिया। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक कारणों। कल मैंने आपसे वादा किया था कि इसको विस्तृत तरीके से बताऊंगा, इसलिए मैंने पॉइंट कर बिंदुवार यहाँ पे अध्ययन करने के लिए मैंने छोटे छोटे पॉइंटों में बांटा है, ताकि आप अगर क्लास को सही तरीके से देखें तो इसको नोट भी कर सकते हैं और बाद में समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए राजनीतिक कारण यानी राजनीतिक, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को राज सत्ता के लिए दिक्कतें हो, परेशानियां हो, उसमें राजनीतिक कारण शामिल हो जाता है। जैसे आपको पता है, अगर हम थोड़ी सी इतिहास की बात करें यहाँ पे, तो वैसे तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता थी पूर्ण रूप से अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन कहने के लिए हम कह सकते हैं कि भारत में दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे उसको यहाँ का शासक घोषित कर दिया गया था और उन्हीं के नाम से शासन को चलाया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो मतलब कह सकते जो कंपनी थी, बहादुर शाह जफर का जो सिक्के पर चित्र हुआ करता था, फोटो हुआ करता था, उसको उन्होंने हटा दिया। इससे बहादुर शाह जफर और उनके चाहने वाले लोगों को क्या लगा, आघात लगा और वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। साथ ही साथ जो नाना साहब, इस पॉइंट को भी मैंने यहाँ पे ले लिया है कि विलय नीति के बाद डलहौजी ने नाना साहब को जो वार्षिक पेंशन दिया जाता था उसको भी उन्होंने क्या किया, डलहौजी ने क्या किया, बंद कर दिया। देन नाना साहब और उनके समर्थक भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इसके बाद इसी करते करते पॉइंट आता है विलय नीति, जो बहुत ही फेमस रही है। अलग से हम कभी क्लास में इसकी चर्चा कर लेंगे कि विलय नीति यानी कि जो छोटी छोटी देशी रियासतें थी, लॉर्ड डलहौजी जब भारत में गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने ऐसी घोषणा किया कि जिस भी शासक के, जिस भी देशी रियासत के छोटे छोटे जो भी राज्य है उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वो उसके दूसरे पुत्र को गोद नहीं ले सकता, उसका का उत्तराधिकारी कोई नहीं हो सकता है, वो राज्य अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाएगा, कंपनी के राज्य में मिला लिया जाएगा। देन इस नीति के द्वारा जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो आप कह सकते हैं कि सतारा, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों को पड़ा, और इस नीति से
विजय नीति से इन सारे राज्यों को, झांसी, सतारा और नागपुर को अंग्रेजों ने अपने राज्य में क्या किया, मिला लिया। जब अपने राज्य में मिला लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे तरीके से झांसी की रानी और उनके जो समर्थक थे, उनके जो चाहने वाले थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। आगे हम बात करते हैं कि जो जमींदार एवं तालुकेदार थे, इनका भी 1857 की क्रांति की जो एक तरीके से कह सकते हैं पृष्ठभूमि जो बन रही थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान हुआ, क्योंकि ये भारतीय तो थे लेकिन काम करते थे अंग्रेजों का। क्योंकि अंग्रेजों ने जमींदारों को, तालुकदारों को वहां के उस क्षेत्र के जहां ये रहते थे उसको इन्होंने नियुक्त कर दिया कि आप यहाँ के कर को क्या करेंगे, यहाँ के लगान को वसूलेंगे। और ये लोग मनमानी तरीके से ऊंचे दर पर कह सकते हैं कि लगान वसूलना क्या क्या चालू किया, जिससे जो छोटे तबके के लोग थे, जो किसान वर्ग था, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। उसके बाद बात करते हैं राजनीतिक कारणों में ब्रिटिश न्याय प्रणाली, जो हमारे देश की न्याय प्रणाली थी। जैसे कि हम कहा करते हैं कि हमारे यहाँ पंचमी परमेश्वर है, और पंच परमेश्वर जो कहता उसको लोग मान लिया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, इस चीज को उन्होंने नकारा और उन्होंने न्यायिक व्यवस्था की प्रणाली की स्थापना की। इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली थी, यह भारतीय लोगों को बहुत खर्चीला लगता था और इसमें बहुत समय भी लगता था। इस वजह से भारतीय लोग इसको मानने से क्या कर दिए, इनकार कर दिए। और जब भारतीय लोग इसको मानने से इनकार किए तो अंग्रेजों ने उस पर थोड़ा दबाव बनाया, और जो भारत के लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर एकजुट होकर आए और 1857 की क्रांति को बन गए। इसके बाद हम चलते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारणों में जैसे कि आप देख सकते हैं, कल भी हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि पाश्चात्य शिक्षा, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो अंग्रेज हमारे देश में ईसाई मिशनरियों के द्वारा यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा लॉर्ड मैकाले के द्वारा भी आया था। अन्य लोग भी एक पद्धतियां लेके आए और उससे इंग्लिश मीडियम की यहाँ पे बात की जाने लगी। या हमारे लोग, देश के जो लोग थे, उसको अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको कुचला जा रहा है और नई चीज हमारे ऊपर क्या किया जाता है, थोपा जा रहा है। देन तब जाकर इस चीज के खिलाफ लोग सड़क पे आए और 1857 की क्रांति को बल मिला। अब हम करते हैं कि विकास के क्षेत्र में रेल एवं डाक व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी। लेकिन यह भी चीज लोगों को ऐसा लगा, जैसे होता यही है कि जब हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नेगेटिव सोचते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा भी करता है, तो हम ये समझते हैं कि यह बुराई करने वाला है। तो वही बात यहाँ पे भी आ गई कि रेल और डाक व्यवस्था जब अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी, तो भारतीय लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये अपने धर्म का विस्तार करेंगे, हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, और देन लोगों ने इसका बहिष्कार करना चालू किया। उसके बाद ईसाई मिशनरियों की स्थापना किया अंग्रेजों ने। उसका मेन मकसद यही था कि ईसाई मिशनरियों की स्थापना करेंगे और धर्म परिवर्तन का काम करेंगे। जब लोगों का धर्म परिवर्तन होने लगा तो हमारे देश के जो भी धर्मात्मा थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन्होंने खुलकर ईसाइयों का विरोध करना चालू किया कि हमारा जो धर्म है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छे किस्म का धर्म है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन मिशनरियों के द्वारा जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर दबाव बनाना चालू किया कि आप ईसाई धर्म स्वीकार कीजिए, तो हमारे यहाँ के लोग अंग्रेजों के खिलाफ कह सकते हैं कि विरोध का स्वर ऊंचा किया। उसके बाद एक जो कानून बनी, जिसको 1850 में अंग्रेजों ने बनाया, वो कानून पैतृक संपत्ति से संबंधित थी, जिसमें उन्होंने घोषणा किया कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है तो हम उसको उसके पैतृक का जो है मालिक बना देंगे, स्वामी बना देंगे। यह लोगों को यह एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उसके पैर से जमीन खिसकाने वाली बात थी कि हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में पले बड़े हैं, उस धर्म को छोड़ने की बात हो रही है और लालच दी जा रही है, और किसी न किसी तरीके से लोगों ने इसका विरोध करना क्या किया, चालू किया। अंत में हम पहुंचते हैं सैन्य कारणों पे। सैन्य कारण तो बहुत है, इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में जब अन्य जगहों की घटनाओं की बात करेंगे। यहाँ पे हम संक्षेप में ही इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं भेदभाव। आप इतिहास को जब गहराइयों से पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि भारतीय सैनिकों के साथ हमेशा भेदभाव हुआ करता था। एक ही काम करते थे और उनके जो वेतन हुआ करते थे उससे भी भेदभाव होता था। अंग्रेज जो सैनिक हुआ करते थे उनके ऊंचे ऊंचे वेतन हुआ करते थे,
और जो भारतीय सैनिक होते थे उसके वेतन क्या होते थे, बहुत कम होते थे। उनको इस जगह आप जा सकते हैं, इस जगह नहीं जा सकते हैं, इस हथियार का प्रयोग कर सकते हैं, इस हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह चीज कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय सैनिक थे उसके मन में यह चीज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको कांटे की तरह चुभ रही थी, और वह अंग्रेजों के खिलाफ स्वर के साथ, एक स्वर के साथ क्या किए, विरोध करना चालू किया। जो सबसे अहम और जो सबसे महत्वपूर्ण सैन्य विद्रोह की बात होती है, सैनिक कारणों की बात होती है, वो नई राइफल की बात होती है। जब आप इसको सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, और मैं आगे की क्लास में चर्चा भी करूंगा कि जब बैरकपुर की घटना हुई, मेरठ की घटना हुई, उसमें नई राइफल का ही जिक्र आता है। मंगल पांडे की जब चर्चा होती है तो नई राइफल का ही जिक्र होता है, नई राइफल। इसमें क्या हुआ कि जब बैरकपुर में एक नई राइफल के द्वारा सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसमें एक तरीके की बात निकल के आई कि जो कारतूस है जिसको प्रयोग करने के लिए दांत से खींचा जाता था, उसमें यह अफवाह उड़ा दी गई। क्या सही था क्या गलत था, ये तो एक तरीके से कह सकते हैं अंदर की बात है, लेकिन फिलहाल जो कारण निकल के आया वो यही था कि यहाँ पे लोगों ने यह बात करनी चालू कर दी कि जो कारतूस है वो विदेश से बन के आए, फॉरेन से बन के आया हुआ है, और उसमें गाय की चर्बी है और सुअर की चर्बी है। देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि हम किसी तरीके से धर्म से जब जोड़ दिया जाता है हमको, तो हम बहुत ही ज्यादा उग्र हो जाते हैं। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक थे, दोनों को ऐसा लगा कि हमारे धर्म के खिलाफ ही हमसे काम करवाया जा रहा है, क्योंकि उनके यहाँ हिंदू धर्म में गाय जो है माता के समान मानी जाती है, और मुस्लिम धर्म में जो सुअर होते हैं उसको नापाक जानवर माना जाता है। तो इस तरीके से दोनों वर्गों के लोगों ने उस कारतूस को प्रयोग करने से क्या किया, मना कर दिया। उसके बाद की जो घटनाएं हुई, उस घटनाओं को हम एक अलग तरीके से पॉइंट लेंगे, एक अलग तरीके से अगले क्लास में, हम आगे की क्लास में जो हमारा तीसरा क्लास होगा उस क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे कि 1857 की क्रांति की क्या योजना बनी और 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी रही। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप तीसरा क्लास जरूर देखेंगे, क्योंकि 1857 की जो सबसे महत्वपूर्ण स्टोरी है, सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, वही है। अगर आपने वो नहीं देखा, अगर आप वो क्लास नहीं ज्वाइन किए, तो आपने 1857 की क्रांति ही नहीं पढ़ा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा होता हूं। जय हिंद, जय भारत।